बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लेकिन है कि डिप्लोमेटिक लाइफ इज अबाउट अ लग्जूरियस लाइफ, बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, कॉकटेल्स, हाई एंड मीटिंग। इसका तो वन वर्ड आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। आज हमारा पहला एपिसोड है और हमारे पहले गेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी एज अ लेक्चरर ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। उसके बाद इन्होंने आईएफएस ज्वाइन किया। 36 इयर्स आईएफएस में रह के इन्होंने नेशन को सर्व किया। सर कभी आपकी जर्नी के अंदर हर किसी के साथ होता सर, एक प्रोफेशनल डिसीजन लेना पड़ता है, बट पर्सनली इंट्यूशन हमारी कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करती। हमें इंडियन कम्युनिटी को वहां से इवैक्यूएट करना है। हम लोगों ने एक काफिला बनाया 15-20 गाड़ियों और सारी गाड़ियों पे हमने इंडियन फ्लैग्स ड्रेप कर दिए। तो इस तरह हमारा काफिला गया और रास्ते में दिक्कतें हुई, बट ये काफी रिस्की था। सारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था एक टेररिस्ट अटैक IC-814, एक मैसिव सिक्योरिटी ब्लंडर नेपाल के एंड। Our security at the airports have to be tightened. देखिए ये बहुत घिनौना एपिसोड था जो हाईजैक किया हमारा प्लेन काठमांडू से। नेपाल एयरपोर्ट से ही चढ़े प्लेन में, पर गलतियां हमारी तरफ भी हुई। इनका एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ एज एन ऑथर। जी हाँ, इनकी 2 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। एक डिप्लोमेट से एक लेखक का सफर कैसे शुरू हुआ? ओह, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ये तो मुझे याद भी नहीं है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर रंजीत रे का और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक विद आखिर। सो सर आप ओरिजिनली लखनऊ से हैं सर? जी, मेरे पिताजी की फैमिली जो है लखनऊ से है। हालांकि मेरी पैदाइश तो दिल्ली में हुई और परवरिश भी दिल्ली ही में हुई। सो सर आपने दिल्ली के अंदर आप हिंदू कॉलेज में आपने इकोनॉमिक्स किया पोस्ट ग्रेड, और फिर आप लेक्चरर हुए सेंट स्टीफेंस में जी, और वहाँ से सर आपने आईएफएस का जर्नी स्टार्ट किया। सर ये इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी बिग पोस्ट, इकोनॉमिक्स लेक्चरर इन सेंट स्टीफेंस एंड देन जॉइनिंग आईएफएस। सर इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए उस जमाने में काफी अरसे की बात है, पुरानी बात है। उस जमाने में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे हम लोगों के लिए। तो मैंने अपना मास्टर्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो सब मेरे दोस्त भी सब लेक्चरर्स बन गए यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस में। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बना। और फिर और क्या ऑप्शंस होते थे, या तो आप PhD करिए इकोनॉमिक्स में, विदेश जाइए, या फिर आप MBA करिए किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उस जमाने में अहमदाबाद और कलकत्ता होते थे। और तीसरा ऑप्शन जो हम लोगों के लिए था वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना। तो काफी हमारे दोस्त जो हैं सब लोग एग्जाम देते थे, तो उसमें मैंने भी एग्जाम दे दिया और बाय चांस आ भी गए। तो ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं था, सभी लोग सब कुछ ट्राई करते थे। कोई लोग प्रोफेसर्स बने, कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में गए और हम लोग सिविल सर्वेंट्स बन गए। कुछ हमारे दोस्त लेक्चरर ही रहे, प्रोफेसर्स बन गए। बट सर 36 इयर्स का आपका वास्ट एक्सपीरियंस आईएफएस के अंदर सर इट्स अ ट्रेमेंडस जर्नी सर। जो हमारे व्यूअर्स आपकी जर्नी से वाकिफ नहीं है सर, वो जरूर जानना चाहेंगे सर। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपका आईएफएस का जर्नी कैसा था सर? देखिए बहुत रिवॉर्डिंग, बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। तो फॉरेन सर्विस में एक आपको ऐसा टेम्परामेंट चाहिए जो आप क्यूरियस हों। आप दुनिया भर में घूमते हैं, दूसरे कल्चर्स में जाते हैं, दूसरे तरह के लोगों से मिलते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर होते हैं विदेशों में। तो एक नयापन होता है हर पोस्टिंग में और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और आपका प्रयास ये होता है कि किस तरह हम भारत का उस देश के साथ संबंध और बढ़ाएं, किस तरह जन स्तर पे ले जाएं संबंधों को। तो बहुत एक एक्साइटमेंट होता है। और जब हमने ज्वाइन किया था 1980 में, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो 10-11 साल पहले था। तो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, भारत की इमेज भी एक्सेस इतना ज्यादा नहीं था उस जमाने में। तो 36 साल के दौरान हमने देखा किस तरह से भारत की ओवरऑल ग्लोबल इमेज बढ़ी है और किस तरह भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में आज की तारीख में खड़ा है। सर आपके आईएफएस जर्नी में बहुत इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव किया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे वाले सेगमेंट्स में। सर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लेकिन है कि डिप्लोमेटिक लाइफ इज़ अबाउट अ लग्जूरियस लाइफ, बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, कॉकटेल्स, हाई एंड मीटिंग। बट सर कोई एक्चुअल नहीं जानता व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन कि आप पे कितना भार होता है कि आप एक दूसरे देश में जाके उनके टायर्स बनाना, वो क्रूशियल डिसीजंस।
सर उनके बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, जैसे अगर आप आईएएस में हैं या होम सिविल सर्विस में हैं। आईएएस में क्या होता है, आप शुरू से ही एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हैं। जैसे फर्स्ट पोस्टिंग आईएएस ऑफिसर की होती है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनता है, फिर सेक्रेटरी बनता है। तो हमेशा आप एक बॉस रहते हैं और आपके ऑर्डर्स जो हैं आपके सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करते हैं। फॉरेन सर्विस बहुत फर्क है। फॉरेन सर्विस में एम्बेसडर आप बनते हैं 20-25 साल के बाद, तो आप बहुत जूनियर लेवल से शुरू करते हैं और आपका एनवायरनमेंट बहुत फर्क होता है। जैसे मैंने कहा कि आप दूसरे देश में हैं, तो उन लोगों के ऊपर आपका कोई अथॉरिटी या पावर तो है नहीं कि जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो आपको उनके साथ निगोशिएट करना पड़ता है, आपको उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ता है और फिर थ्रू निगोशिएशन, थ्रू द आर्ट ऑफ परसुएशन आप अपना मकसद जो है हासिल करते हैं। और आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में काफी परिश्रम, मेहनत, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो स्किल सेट चाहिए इन दोनों जॉब्स में वो काफी भिन्न है, काफी फर्क है। सर आप यूनाइटेड नेशन के साथ भी थे सर, और सर आपकी काफ़ी ट्रबल्ड एरियाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जोन पे भी आपकी पोस्टिंग रही सर, युगांडा, कोसोवो। सर ये इतने ज़्यादा क्रूशियल, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन, और तब डर नहीं लगा सर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन पे मैं जा रहा हूँ? देखिए, एक्साइटमेंट बहुत होता है। युगांडा में मेरा जो टेन्योर था, क्योंकि एक बहुत हार्डशिप पोस्टिंग थी, तो केवल 2 साल का था, 1.5 साल का। नॉर्मली टेन्योर 3 साल का होता है, बट क्योंकि युगांडा में बहुत दिक्कतें थी तो सरकार ने उसको 1.5 साल का किया। तो मैं तकरीबन 2 साल रहा। उस 2 साल के दौरान वहाँ 3 सरकारें बदली और ये सब मिलिट्री कूज थे ये, और सिविल वॉर थी। मतलब ये नॉर्मल चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी। ऐसे ही कोसोवो जब मैं पहुंचा तो वहाँ तो एक बहुत इंटरनल सिविल वॉर हुई थी और बहुत घमासान लड़ाई थी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। तो वो भी बहुत एक डिस्टर्ब्ड एरिया था। पर मुझे इन जगहों में रहने से काफी कुछ सीखने को मिला कि नेशन बिल्डिंग क्या होती है, डाइवर्सिटी को किस तरह आपको इकट्ठे ले जाके आगे देश को ले जाना पड़ता है। तो काफी कुछ सीखने को मिला और एक्साइटमेंट भी बहुत हुआ। एज अ यंग ऑफिसर युगांडा में मेरी क्या सर्विस थी, 3-4 साल की सर्विस थी, तो बहुत एक्साइटमेंट भी था। थोड़ी सी वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी थी। सर एक वो इवैक्यूएशन को लेके कोई एक था जी हाँ, तो एक वो बड़ा जी, पर वो उस जमाने में जोश था ना, हम लोग काफी यंग लोग थे तो काफी जोश था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गई और मिलिट्री कू हुआ। तो नई सरकार बनी, एक जनरल वहाँ के हेड थे और एक सिविलियन उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल आदमी थे। तो क्योंकि इतनी वायलेंस थी, इतने लोग मारे जा रहे थे, तो हमें इंडियन कम्युनिटी को वहां से इवैक्यूएट करना था। अब किसकी अप्रूवल ले? मैं सेक्रेटरी सेक्रेटरी था, विच इज द लोएस्ट पोजीशन इन एन एम्बेसी। बट सिंस हमारे एम्बेसडर वहां नहीं थे, हाई कमिश्नर नहीं थे, तो मैं ही एक्टिंग हाई कमिश्नर था। तो कैसे मिले वाइस प्रेसिडेंट से और परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इंडियंस को निकालना चाहते हैं। तो मुझे पता चला कि उनका जो बैंक था वो बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के थ्रू मैं वाइस प्रेसिडेंट से सुबह के 7 बजे मिला और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम अपने एयर इंडिया के प्लेन्स लाना चाहते हैं और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उनको हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो हमारी सरकार के लिए बड़ा नेगेटिव इमेज होगी कि इंडियंस ऐसे जा रहे हैं और प्लेन से इवैक्यूएशन हो रहा है। तो मैंने काफी प्लीड किया, उनसे कहा कि चलिए। उन्होंने कहा आप अच्छा उनको रोड से ले जाइए। अब रोड से ले जाना केन्या के बॉर्डर तक काफी रिस्की था एट दैट टाइम सर, क्योंकि काफी वायलेंस हो रहा था और वहां पे गुरिल्ला थे और अलग अलग फोर्सेस थे, रोड ब्लॉक्स थे। तो कैसे जाएं? तो इसमें फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोगों ने एक काफिला बनाया 15-20 गाड़ियों का। सबसे सामने तो हाई कमिश्नर की गाड़ी रख दी, उसमें तो झंडा था ही, और सबसे पीछे मेरी पर्सनल गाड़ी जो थी, छोटी सी गाड़ी थी, उसको रखा और सारी गाड़ियों पे हमने इंडियन फ्लैग्स ड्रेप कर दिए उनके छतों पे। तो सब गाड़ियों पे फ्लैग्स लगा दिए
और सबसे आगे वाली गाड़ी में मैं बैठा और सबसे पीछे हमारे स्टाफ बैठे। तो इस तरह हमारा काफिला गया और रास्ते में दिक्कतें हुई, कई जगह पूछा लोगों ने। तो हमने कहा देखिए ये हमारे सिटीजन्स हैं, भारत के सिटीजन्स हैं, इनको हम केन्या तक ले जा रहे हैं, और क्योंकि हमारे झंडे थे तो उन्होंने अलाउ किया। बट ये काफी रिस्की था उस टाइम ये सर वेंचर। कितनी स्ट्रेंथ मैनेज कर रहे थे, कितने लोगों को आपने उस टाइम पे वैक्यूएशन पे? ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मेरे ख्याल से 200-300 लोग तो होंगे ही, और इनको गाड़ियों में ले गाड़ियों जाना में ले पड़ा। जाना, हाँ, सर, तो और काफी मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने घंटे का सफर था, पर हर फ्यू किलोमीटर्स पे कोई रोड ब्लॉक मिलता था। और भाषा की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि कुछ जो गुरिल्लाज थे हाँ जी। अंग्रेजी में इतना फ्लुएंट नहीं थे, बट बिकॉज जो इंडियन फ्लैग था और हमारी सीडी गाड़ियां थी, तो ऐसे कोई बिना दिक्कत के हम लोग आपने स्ट्रैटेजाइज करके निकल गए। evacuate करा लिया और उनको। नहीं, और ये परमिशन भी इतनी आसान नहीं थी मिलनी, क्योंकि क्या है ना, वहां पे जो इंडियन फैमिलीज थी, मिक्स्ड फैमिलीज थी, जैसे इंडियंस मैरिड टू युगांडन्स, मे बी टू इवन पाकिस्तानी, इस तरह की फैमिलीज थी। और तो अब फैमिलीज को कैसे डिवाइड करो, और हमें तो नेशनैलिटी भी नहीं पता, तो किस तरह ले जाएं। तो हमने फिर क्या करा, अज्यूम किया कि सब लोग इंडियन नेशनल्स हैं, और जिनके पास पासपोर्ट्स नहीं थे या खो गए थे, उनको सबको 1-1 महीने का पासपोर्ट दिया कि 1 महीने के बाद इनकी नेशनैलिटी वेरीफाई होनी चाहिए। और ये ओनली अ टेम्पररी अरेंजमेंट था जिस पे हमने ठप्पे लगवाए वहां की विदेश मंत्रालय से, और इस तरह हम लोगों ने आपने निकाला evacuate इनको। करा। तो वो काफी एक एक्साइटिंग भी था, पर अब जब मैं सोचता हूँ कि काफी रिस्की भी था, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी, तो कुछ भी हो सकता इतना ज्यादा था। अनरेस्ट के अंदर सब जी, मैनेज करना। एट हाँ, दैट एज यू वर हाँ। वेरी यंग सर। और जहां मैं रहता था उसके पास एक गोल्फ कोर्स था, हम्म। और मैंने वहां देखा कितनी बॉडीज पड़ी हुई थी, क्योंकि जो कंपाला है, जो कैपिटल सिटी है, वहां पे बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। सर फिर आप उसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रेस सेक्रेटरी हुए टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक फील्ड डिप्लोमेट की पोस्टिंग से बहुत डिफरेंट पोस्टिंग है सर, इससे क्या सीखा जी, सर, और ये क्या बहुत था? अनएक्सपेक्टेड पोस्टिंग थी, बिकॉज नॉर्मली हम लोग विदेश मंत्रालय में रहते हैं, या फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, या विदेशों में जाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, और बहुत मुझे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि एक तो ये पता चला कि भारत सरकार हाईएस्ट लेवल पे किस तरह ऑपरेट करती है, और किस तरह बिल्स जो है राष्ट्रपति जी के यहाँ आते हैं, वो उनको अप्रूव करते हैं, फिर वो लॉज बनते हैं। किस तरह प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में राष्ट्रपति जी के पास आके ब्रीफिंग किया करते थे। किस तरह जैसे अगर इलेक्शंस हो तो सरकार लार्जेस्ट पार्टी को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं। तो काफी एक्साइटिंग टाइम था। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग वहां लगा कि पूरे देश में राष्ट्रपति जी तो सभी स्टेट्स में जाते हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं, तो अपने देश के बारे में जानकारी मेरी जो है बहुत बढ़ी ड्यूरिंग माय टेन्योर विद द प्रेसिडेंट। और मैं प्रेस सेक्रेटरी था, उसमें बेसिकली मेरा 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। एक तो राष्ट्रपति जी के भाषण लिखना, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रेस का काम देखना राष्ट्रपति जी के लिए। तो बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सर्विस में डाइवर्सिटी बहुत है। तो अगर आपको नई चीजें चाहिए और नई चीजें सीखने में आपको आनंद आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग करियर है। सर एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो नई जनरेशन जो आईएफएस ऑफिसर्स बने हैं, उनके लिए क्या डिफिकल्टीज है जो आपके लिए नहीं थी, और या फिर उनके लिए क्या चीजें इजी है जो आपके टाइम पे इजी नहीं थी? तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो भारत, आज का भारत, वो 1980 के दशक का भारत नहीं है। भारत अब काफी शक्तिशाली देश है, और तीसरा या चौथा लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो एक इंडिया की पोजीशन जो है काफी चेंज हो गई है 1980 से। तो जो उस जमाने में स्ट्रगल करना पड़ता था डेवलप्ड कंट्रीज में मीटिंग्स के लिए, इस तरह का अब कोई दिक्कतें ही नहीं आती। तो पर चैलेंजेस भी बढ़े हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की दुनिया बहुत अनस्टेबल हो गई है। तो हमारे जमाने में एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल सिस्टम था, यूनाइटेड नेशंस था,
और संस्थाएं थी, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये उस टाइम गैट था WTO के पहले। तो एक रूल्स बेस्ड सिस्टम था, सबको पता है कि इन रूल्स के बेसिस पे इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स चलेगा। आज की तारीख में ये रूल्स बेस्ड सिस्टम जो है बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, कुछ लोग तो कहते हैं कि समाप्त ही हो गया है। हाँ जी। तो ऐसे परिवेश में अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देखना और उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है जब रूल्स नहीं है। एक तो ये, दूसरी चीज, अब जो है ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रभाव है सरकारों पे। एक तो जनता की आवाज है, दूसरा आपको रिस्पांस टाइम कुछ नहीं है, कुछ होता है सोशल मीडिया पे आता है, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करना है। हमारे जमाने में आप सोच सकते थे 2-3 दिन तक आप भारत सरकार को कंसल्ट कर सकते थे क्या कहना है, क्या करना है। अब वो लग्जरी नहीं है, तो यू रियली हैव टू थिंक ऑन योर फीट एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। इवन इंफॉर्मेशन के लिए आपको स्टडीज कितनी, मतलब आज की डेट में सर बिकॉज ऑफ AI, सोशल मीडिया, इनकी वजह से इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स। बट आप लोगों को अगर किसी के पास जाना है, किसी देश का मीटिंग है, तो इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग सर कि पूरी उसकी हिस्ट्री एंड टू बी ऑल करेक्ट, कि आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता सर। So information certainly is much more readily available। जी। और खासतौर अब AI का जमाना है, तो आपको सब कुछ मिल जाता है, बट काफी कुछ आपको गलत भी मिल सकता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी तो चाहिए ही चाहिए, और तब आप AI का इस्तेमाल करिए। अगर आप AI पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे तो बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। दूसरा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। आप ठीक है, आप मल्टीमीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जीमेल के थ्रू काफी कुछ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे की पोजीशन अंडरस्टैंड करने के लिए फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, फेस टू फेस डायलॉग बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं हो सकती, इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट सर। कभी आपकी जर्नी के अंदर, हर किसी के साथ होता सर, एक प्रोफेशनल डिसीजन लेना पड़ता है, बट पर्सनली इंट्यूशन, हमारी कॉन्शियंस हमें अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको एक ऐसा प्रोफेशनल डिसीजन लेना पड़ता है। कभी ऐसे देखिए, ये इश्यूज आ सकते हैं जरूर, पर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम लोग जो हैं भारत सरकार के नॉमिनीज हैं और भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, और भारत सरकार जो है वो संवैधानिक सरकार है। तो डिसीजन होने से पहले हम अपनी पूरी आवाज उठा सकते हैं। अगर हमें कोई चीज गलत लगे तो हम पूरी आजादी से कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक दफे अगर सरकार का निर्णय हो जाता है तो उसमें हमारा पर्सनल एलिमेंट नहीं रहता है। जो भी निर्णय है, चाहे हमें पर्सनली वो स्वीकार है कि नहीं है, हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक हमारा डिसिप्लिन होता है सरकार का, कि डिसीजन मेकिंग से पहले आप पूरा डिबेट करिए। Once a decision is made, then you have to respect it and abide by it. सर, आप यूरोपियन जोन के अंदर आप हंगरी के एम्बेसडर बने एंड विद एक्रेडिशन टू बोस्निया एंड स्लोवेनिया, सो बेसिकली यू आर मैनेजिंग 3 कंट्रीज एज एन एम्बेसडर। सर, आप प्रायोरिटाइज, मतलब तीनों का कल्चर अलग, कुछ भी बोले कि यूरोपियन यूनियन के, बट कल्चर अपना, वर्किंग स्टाइल सब डिफरेंट होता है, एंड ऐसे में टाइज बिल्ड करना एक कंट्री का, ट्रेड इंप्रूव करना, आपके टाइम पे मर्जर एंड एक्विजिशंस काफी हुए हैं, इंडियन कंपनी ने वहाँ पे काफी इन्वेस्ट किया। तो सर, आप प्रायोरिटाइज कैसे डिफरेंशिएट करते थे 3 कंट्रीज को उस टाइम पे मैनेज करना? तो ये देखिए, जहाँ पे एम्बेसडर रेजिडेंट होता है वो कंट्री प्रायोरिटी लेती है। अच्छा, इसीलिए हमने अपने वहाँ पे रेजिडेंट एम्बेसी खोली है जी। और बाकी कंट्रीज में रिप्रेजेंटेशन जो होता है, क्योंकि हम रेजिडेंट नहीं है तो हम जाते हैं साल में 3-4 दफे और निगोशिएट करते हैं, डिबेट करते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। बट जैसे मैं हंगरी में था और बोस्निया और स्लोवेनिया को भी देखता था। बोस्निया में हम एक स्टील मिल थी जो ये मित्तल स्टील ने अक्वायर की थी, तो वहाँ इंडियंस काफ़ी थे, तो एक काफ़ी हमारा मेजर इंटरेस्ट था वहाँ पे बोस्निया में। हंगरी में तो कल्चरल इंटरेक्शन बहुत है, और जैसे आपने कहा वहाँ पे इंडियन कंपनीज ने
और कंपनीज, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स है, सन फार्मा है, तो कई कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ एक्विजिशंस की हैं, क्योंकि जो 89-90 के बाद जब ये आयरन कर्टन गिरा और ये कंट्रीज अलग हुई सोवियत यूनियन से, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। जो उनके पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो सब प्राइवेटाइज हो रही थी, तो कई इंडियन इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग एक महत्व होता है, और हंगरी में कल्चरल एंगेजमेंट बहुत था, क्योंकि हंगेरियंस को कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक नोमैडिक ग्रुप था, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो एशिया से आए हैं। तो हंगेरियंस में हमेशा उनका एक चाहना है कि हमारे ओरिजिनल रूट्स क्या हैं और कहाँ से आए हैं। तो उनके एक्सप्लोरर्स, इंडोलॉजिस्ट्स, बहुत लोग हैं जिन्होंने इंडिया में और इंडियन कल्चर में बहुत इंटरेस्ट लिया। सर जब आप वहाँ पे थे, इंडियन और यूरोप के टाई, मतलब इंडिया के टाई तब ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बेटर है, कंट्रीज का ट्रेड्स कॉमर्स हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। यूरोप आज भी एक माइंडसेट है कि अंडर एक्सप्लोर्ड है, हमने उतना अभी तक उसके अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी में उतना ज़्यादा फोकस, क्योंकि यूरोप के अंदर ऑलरेडी इतनी कंट्रीज है, हमने उतना फोकस नहीं किया जितना हमने बाकी कंट्रीज के साथ अपने टाइज इंप्रूव करे। सो क्या क्या मेजर इसके अंदर आपने लिए, और अब क्या आपको लगता है कि अभी एक भी दो under चीजें explored है? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मैं एशिया में भी रहा हूं और यूरोप में भी रहा हूं और यूएस में भी रहा हूं। जो मैं डायनामिज्म एशिया में देखता हूं और जो मैं एंथुजियाज्म यूएसए में देखता था जब मैं था, वो डायनामिज्म यूरोप में कम दिखता था। यूरोप में एक उस टाइम की बात है, ये फीलिंग थी कि their best days are behind them, Really? that the future will not be as good as the past. Okay. और whereas जब आप एशिया आते हैं तो यहाँ इतना डायनामिज्म है, और you know everybody is hoping and expecting a better future and working for it. तो ये एक थोड़ा सा मुझे दिखता था। ऑफ कोर्स सिचुएशंस चेंज, पर आज की तारीख में देखिए यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूरोप में कंट्रीज जैसी जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर टेक्नोलॉजी, और हम लोगों को तो बहुत तेजी से इनके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव और स्ट्रेंथन करनी चाहिए। अच्छी तो है ही है, बट और स्ट्रेंथन करनी चाहिए, और खास तौर क्योंकि इतना टर्ब्यूलेंस है आज के जमाने में। यूएस और यूरोप का रिलेशनशिप भी थोड़ा डामाडोल है आजकल आफ्टर द तो इसीलिए मुझे लगता है कि सारी कंट्रीज को अब इंटरेस्ट है, जो पुराने अलायंसेस थे वो भी कमजोर हो रहे हैं, तो सब लोग अब सोच रहे हैं कि अब किस नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाएं। और आप देखेंगे यूके के साथ एफटीए हुआ है, और यूरोप भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है भारत के साथ रिलेशन और बढ़ाने में, हम लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह मुझे लगता है कि बहुत डायनामिक सिचुएशन है अभी, और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं टू फर्दर रीइंफोर्स आवर रिलेशनशिप्स। सर मैं एक और चीज नोटिस करी थी, जो इमिग्रेंट्स के लिए इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने अपने डोर्स ओपन करे थे। तो सर आई वाज स्टडीइंग इन लंदन, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। लंदन वाज टोटली डिफरेंट, एंड देन आई डिड इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम एलएसई। तब लंदन की सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। यूनिवर्सिटीज के अंदर वार्निंग दी जाती है कि डार्क एलीज अवॉइड करना, मगिंग हो जाती है, ये हो जाता है। सर फिर तो दिन दहाड़े एंड स्ट्रीट लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रीजन स्ट्रीट पे मगिंग, स्नेक चेन स्नैचिंग खुलेआम, मतलब, एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम इन दीज कंट्रीज राइट नाउ। तो सर आपको लगता है इन्होंने जो इमिग्रेंट्स के लिए अपने डोर्स ओपन करे, वाज दैट अ ब्लंडर इन देयर फॉरेन